दोस्तों, शिक्षा विला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कृषि का दूसरा भाग और फसलें का दूसरा भाग। तो यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 से कुछ इम्पॉर्टेंट डाटा मैंने निकाला है, इसे आप ध्यान से देखिए और इन्हें याद रखिए क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसलों में स्थिर भाव पर वृद्धि कितनी है? तो यह है 2.05%। अब मैं थोड़ा आपको बेसिक की ओर ले जाता हूँ और सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो एक वित्तीय वर्ष में राज्य के भीतर उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एक टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा स्थिर भाव पर। तो स्थिर भाव पर जो लिखा हुआ है उसका क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है कि प्रत्येक राज्य और देश जो हैं वे एक किसी कहना चाहिए वर्ष को, वित्तीय वर्ष को स्थिर रखकर उसी के हिसाब से वृद्धि को मापते हैं, तो उसे कहते हैं स्थिर भाव पर जो आकलन है वह वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसलों में वृद्धि कितनी हुई है? तो फसलों में वृद्धि हुई है 2.05%। वहीं 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य में फसलों का योगदान कितना है? तो यह है 10.19%। तो यहाँ पर जो वृद्धि है वह 2011 की तुलना में वृद्धि बताता है और जो योगदान है वह जो 100% राज्य की GDP है उसमें योगदान बताती है कि इसका जो हिस्सा है वह 10.19% है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि में वृद्धि कितनी है? यह प्रचलित भाव पर पूछा जा रहा है। प्रचलित भाव का तात्पर्य है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पिछले वर्ष की तुलना में जब देखा जाता है तो वह प्रचलित भाव पर होता है। वहीं जब स्थिर आधार वर्ष के पर आकलन किया जाता है तो उसे स्थिर मूल्य पर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रचलित भाव पर वृद्धि कितनी है? तो यह है 22.07%। ठीक है, अगला है 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र में स्थिर भाव पर वृद्धि कितनी है? तो प्राथमिक क्षेत्र में स्थिर भाव में वृद्धि जो है वह 3.31% है। अब यहाँ प्राथमिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य वे सभी क्रियाकलाप जो प्रकृति से संबंधित हैं या मूलभूत प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त आय है उसे प्राथमिक क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, कुक्कुट, ये सभी जो हैं वे प्राथमिक क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 100 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 16.81%। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फसलों का जो योगदान है और जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है इसमें जो है वो लगभग 6% का अंतर है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें फसलें भी आती हैं, तो फसलें जो है वह 10% है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 16%। ठीक है, तो जो 16% है उसमें से 10 अगर निकाल दें तो 6% जो है वह अन्य प्राथमिक क्षेत्र के ही कहना चाहिए कि उत्पादन में योगदान है जो कि GSDP में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और कृषि विपणन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन या मंडी केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह रायपुर में स्थित है। दूसरा है कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा कि 23 दिसंबर 2003 को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया था। तीसरा है राज्य में उत्पादित फसलों का भंडारण केंद्र कौन सा है? तो राज्य भंडार गृह निगम रायपुर में इसका भंडारण किया जाता है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में धान की जो खरीदी है वह किनके द्वारा की जाती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा गठित छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन
संघ यानी मार्कफेड द्वारा इसकी जो है खरीदी की जाती है। पांचवा है कि कृषि उपज मंडी की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडी की संख्या 69 है। वहीं उप मंडियों की संख्या कितनी है, तो यह 118 है। अब छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या कितनी है, तो यह 1333 है। और कुल कृषि उपार्जन केंद्र कितने हैं, तो यह 1992 है। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में मक्का की खरीदी किसके द्वारा की जाती है, तो छत्तीसगढ़ में मक्का की खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जाती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। और 10वां प्रश्न देखते हैं। यह है कि 31 मार्च 2017 तक छत्तीसगढ़ में कितने कृषक क्लब कार्यरत थे, तो 31 मार्च 2017 तक छत्तीसगढ़ में 600 कृषक क्लब कार्यरत थे। अब 11वां पॉइंट है एमएसपी। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसकी जो निर्धारण है वह कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा निर्णय के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो यह क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक संस्था है कृषि उपज एवं मूल्य आयोग। ठीक है। इनके द्वारा प्रतिवर्ष जो खाद्यान्न फसलें होती हैं और जो अन्य फसलें होती हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है और वह सिफारिश की जाती है भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। जो कैबिनेट कहना चाहिए कि समिति होती है वह अलग अलग मामलों को देखती है, तो इसके जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है उसके द्वारा जो है वह अंतिम निर्णय लिया जाता है। अब सत्र 2020-21 में धान के जो ए ग्रेड है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, तो यह था 1888 रुपये, जो कि पिछले वर्ष के समर्थन मूल्य से 53 रुपये अधिक है। वहीं सामान्य धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह कितना है, तो यह है 1868 रुपये, जो कि पिछले वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 53 रुपये ज़्यादा है। अब बाजरा का देख लेते हैं। तो बाजरा जो है वह 2150 रुपये है इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि पिछले वर्ष से 150 रुपये अधिक है। वहीं रागी का कितना है, तो रागी का 3295 रुपये है और यह पिछले बार से 145 रुपये अधिक है। वहीं ज्वार की जो हाइब्रिड क्वालिटी आती है उसकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह 2620 रुपये है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 70 रुपये अधिक है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा डाउट हो सकता है अगर आप नए हैं तो, कि जो 1888 रुपये धान ए ग्रेड का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह कितने धान का है, तो यह जो है सभी जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर राशि यह प्रति क्विंटल पर आधारित है। ठीक है। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो आपको थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में ले जाता हूँ और आपको याद दिलाता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है उसने चुनाव के समय यह कहा था कि वे 2500 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का जो धान है उसे खरीदेंगे। ठीक है। परंतु जो केंद्र सरकार की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारक समिति थी उसने, आप देख सकते हैं, धान का जो ए ग्रेड धान का जो प्रति क्विंटल मूल्य है वह 1888 रुपये तय किया था। तो जो 2500 रुपये से लेकर 1888 रुपये के मध्य का जो अंतर है उसे पूरा करने के लिए और वह राशि किसानों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वारा 2020 के आर्थिक वर्ष की शुरुआत की थी। ठीक है। तो इसमें भी वही बात लिखी होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किसान धान की खेती की ओर प्रोत्साहित करने हेतु योजना के तहत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य की ओर से धान की खरीदी के लिए तय किए गए मूल्य के अंतर को दिया जाएगा। ठीक है। इस योजना का लाभ उन सभी किसानों को मिलेगा जिन्होंने धान बेचने के लिए पंजीकृत करा रखा है, साथ ही जिन्होंने समर्थन मूल्य पर धान की उपज बेच दी है। ठीक है। अब इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो यह जो योजना है उसके तहत 15 मई से बोनस की जो राशि है वह दे दी जाएगी,
यह जो राशि है वह सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। और कितनी राशि जो है वह तय की गई है, तो 5,300 करोड़ रुपए जो है इसके लिए जारी किए गए हैं। ठीक है। अब ए ग्रेड धान के लिए 685 रुपये और सामान्य धान के लिए 665 रुपये देने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। ठीक है। अब आगे चलते हैं और उन दलहन फसलों को देखते हैं जिनके न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस भी दिया जाता है। ठीक है। तो वे दलहन फसलें कौन सी हैं, तो ये हैं तुअर, मूंग, उड़द और अरहर। ये वे दलहन फसलें हैं जिनके न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें चना जो है वह शामिल नहीं है। ठीक है। अब तिलहन फसलों को देख लेते हैं जिनके साथ बोनस दिया जाता है, तो ये हैं सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है। इसमें 2 फसलें हैं, सोयाबीन और मूंगफली। अब बागवानी फसलों को देख लेते हैं कि बागवानी फसलें क्या होती हैं, इनके संबंध में कौन कौन सी योजनाएं हैं यह। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों का जो कुल रकबा है, यानी कि कुल जो बोए गए क्षेत्र हैं वह 8.3 लाख हेक्टेयर है। ठीक है। यानी कि जो उद्यानिकी फसलें हैं वह 8.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती हैं। अब राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, यह जो था वह बागवानी फसलों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई थी। तो यह योजना जो है वह छत्तीसगढ़ में 5-5-5 यानी कि 5 मई 2005 को 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू की गई थी। यह जो 5-5-5 जो है लिखा हुआ है, यह आपको याद रखने के लिए जानबूझकर लिखा गया। तो याद रखिएगा, 5 मई 2005 को राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन छत्तीसगढ़ में लागू की गई थी। ठीक है। अब देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या थे। तो इसके उद्देश्य हैं हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी, नर्सरी का उन्नयन और साथ ही सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों का विकास, और अंतिम है सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन। ठीक है। तो इसके उद्देश्य याद रखिएगा, 5 उद्देश्य हैं। अब है उद्यानिकी क्षेत्र में फसलों का रकबा क्रम में बताना, यानी कि सबसे ज़्यादा जो उद्यानिकी फसलें बोई जाती हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, उनसे घटते क्रम में कौन कौन सी। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में सब्जी बोई जाती है, उसके बाद फल बोया जाता है, उसके बाद मसाला और अंत में पुष्प बोए जाते हैं यानी कि फूल। वहीं उद्यानिकी क्षेत्र में फसलों का योगदान जो है उत्पादन क्रम में कितना है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि आप जो हैं जितने क्षेत्रफल में पुष्प बोएं, अगर उतने ही क्षेत्रफल में अगर हम लोग फल बोएं तो दोनों का जो उत्पादकता है यानी प्रति हेक्टेयर या प्रति क्षेत्रफल में जो उत्पादन है वह समान हो, इसीलिए इनका योगदान जो है वह अलग अलग है। ठीक है। तो इनका जो योगदान क्रम कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आता है सब्जी, उसके बाद आता है फल, उसके बाद आता है मसाला, और चौथा और अंतिम है औषधि फसल। ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो जो है वह समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।